तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी फिलहाल? मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित करने की मांग है। यह प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट किया गया, तो मारपीट करना कितना तर्कसंगत सही था? कितना दिन लिव इन में रखिएगा? ये जो है किसी को साथे आप रख रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं मेरा है ये नहीं, मेरा ये नहीं। जब गरीब के बच्चे भी वही किताब पढ़ेंगे जिन किताबों को पढ़ने के लिए अमीर के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं। एक सवाल है कि सारे एलिजिबल टीचर गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो गार्जियन का भरोसा प्राइवेट स्कूल पे क्यों हुआ है? इसमें दो डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम काहला बना है? जब उनको पटने में रखना है तो डिप्टी सीएम का कौन जरूरत है? वहाँ तो सीएम रहते हैं। सीएम रहते हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ की पब्लिक है एकदम। उसको भी डीजे को लेकर के भी डीजे बात है, कितना लोग मर गया था, डीजे का ही मामला सदन में उठाया। तब मेले में रावण को जलाया जा रहा था, तो रावण काल्पनिक कही अपनी फसल में। रावण ने सवाल किया कि वो तो ठीक है कि मुझे जलाया जा रहा है, मैं रावण हूँ, जलाने वाले में कोई राम है क्या? अच्छा ये बताइए कि अब जो है ये वो रावण मर गया, अब रावण की कमी है? दुख मिटा कहाँ इस जगती का, हर पल मामा मृग छलते। नहीं हो रहा है? हर दिन जो हो रहा है हर अपहरण हत्या बलात्कार। दुख मिटा कहाँ इस जगती का, हर पल मामा मृग छलते हैं। सीता का दुख अब कौन हरे, घर घर में रावण पलते हैं। मंदोदरी ने यह प्रश्न पूछा रावण से कि तुम तो मायावी हो, तो तुम कभी राम का ही स्वरूप क्यों नहीं बना लेते? कभी जाओ और खुद को राम की तरह बन जाओ, सीता तुमको स्वीकार कर लेगी। तो रावण ने क्या कहा कि कोशिश तो कई बार किया मैंने मंदोदरी, कई बार हमने कोशिश की कि मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के पास जाऊं और मैं गया भी, लेकिन जैसे ही मैं राम का स्वरूप धारण करता हूं तो दुनिया की तमाम स्त्रियां मुझे माँ के समान लगती हैं। राम का रामत्व यह होता है। आज जो मेहमान है वे तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी है। जो इनका कार्यकाल रहा, किस तरीके से गुजरा, शिक्षकों का कितना प्यार रहा, जो भी ग्रेजुएट लोग हैं, अनग्रेजुएट लोग हैं, उनका कितना प्यार रहा, और क्षेत्र के तिरहुत स्नातक क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या कमियां रह गई है। दोबारा मौका मिलता है तो क्या उन कमियों को पूरा किया जाएगा, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और आइए बातचीत करते हैं और इनसे कुछ निजी सवाल भी हम करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में एमएलसी बनने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? तो हमने 3 जनवरी 2025 को शपथ लिया था। मेरा कार्यकाल बहुत संक्षिप्त रहा। दूसरी बात है, एमएलसी बनने का विचार मेरे मन में कभी नहीं रहा। एमएलसी बनना, सांसद बनना, विधायक बनना, यह मेरे जीवन का उद्देश्य न कभी था, न है, न रहेगा। ये जो पद हैं, राजनैतिक संवैधानिक पद, यह मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है कि हम शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, पत्रकारों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए, तमाम वैसे लोग जो शोषण के शिकार हैं और रोजी रोटी के सवाल पर जूझ रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना, उनकी चिंताओं से चिंतित होना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य रहा। और इस लड़ाई में अगर लोगों ने तय किया कि मुझे एमएलसी बनना है, तो यह हमारे साथियों ने निर्णय लिया था, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। चलिए सर, दूसरा सवाल है कि तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी फिलहाल? देखिए, मैं, आपको लगता होगा कि मैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं प्रतिनिधि किसी क्षेत्र विशेष का भले ही भौतिक रूप से हो सकता हूँ, लेकिन भावनात्मक रूप से, कार्य रूप से और व्यवहारिक रूप से आप देखें तो हम पूरे राज्य के तमाम शिक्षित बेरोजगारों, शिक्षकों, संविदा कर्मियों, सभी की उम्मीदों के लिए मैं जाना जाता हूं कि उनके उम्मीदों पर काम करना है। तो हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम केवल तिरहुत के प्रतिनिधि नहीं हैं। और तिरहुत की जहां तक बात है, तो तिरहुत क्षेत्र हमेशा, यह जो क्षेत्र है यह रत्नगर्भा है, अन्न प्रसवा क्षेत्र है। और तिरहुत से बहुत एक से एक बड़े बड़े लोग हुए हैं। मुजफ्फरपुर क्षेत्र हमारा इस क्षेत्र में प्रमुख शहर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, वैशाली है। ये सभी जिलों की अपनी अलग अलग पहचान है और उन सभी की अलग अलग भूमिका भी है। तो तिरहुत क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि
जो पूरे राज्य की समस्या है वही समस्या तिरहुत की भी है। पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। तो इन सभी मुद्दों पर हम संघर्ष करते रहते हैं। हमने प्रमुख बात जो उठाई है उसमें मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित करने की मांग है। यह तिरहुत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित किया जाए। और सीतामढ़ी जो नेपाल से सटा हुआ है, सीतामढ़ी में हमने यह आवाज़ उठाई सदन के अंदर में कि आप वहाँ पर माँ जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना करिए। इस देश के अंदर में धार्मिकता को काफ़ी प्रश्रय मिल रहा है अभी, क्योंकि धर्म जो है लोगों की भावना का विषय वस्तु है, भावना से जुड़ा हुआ है। तो भावना को उभारने के लिए लोग तुरंत धर्म की बात कर देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप धार्मिक जो भी गतिविधि करते हैं, धर्म को जितना प्रश्रय देना वो सब दीजिए, जो करना वो करिए। लेकिन हम यह चाहते हैं कि इसके साथ साथ जिससे समाज का भला हो वह काम करिए। तो हमने सीतामढ़ी में माँ जानकी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए भी आवाज़ उठाई। अपने विश्वविद्यालय की तरफ भी चर्चा की आपने अभी। उसके साथ साथ जैसे कि अभी बिहार पूरे क्षेत्र में बात करें या फिर अपने क्षेत्र में बात करें, मुजफ्फरपुर में बात, तो सर बड़े कॉलेज, टेक्निकल डिग्री की व्यवस्था, जैसे ITI कॉलेज होगा, IIT कॉलेज हो गया, या फिर जर्नलिज्म जो भी कोर्स है, B.Ed कोर्स का, इन सब कॉलेजों की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के क्या विज़न है आपका? देखिए, हम जहाँ रहते हैं मुजफ्फरपुर में, वह बिहार विश्वविद्यालय का मुख्यालय केंद्र है। और बिहार विश्वविद्यालय जो है वह एक कॉकस ग्रुप में फंसा हुआ है। बिहार विश्वविद्यालय में मैं समझता हूँ कि उस विश्वविद्यालय को कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। जब डिस्टेंस से मिथिला यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग कोर्स जो है करा रही थी, उस समय आप देखे होंगे कि अपने क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग मिथिला विश्वविद्यालय से डिग्री लेना पसंद किए। यहाँ पर डिग्री लेना इन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि यहाँ छात्रों का व्यापक पैमाने पर दोहन शोषण किया जाता है। यहाँ पर अभी जो वाइस चांसलर आए हुए हैं वह यूपी से आए हुए वाइस चांसलर हैं। बिहार के अंदर में जो वाइस चांसलर होंगे, आप दूसरे राज्य से ले आएंगे, उनको यहाँ के क्षेत्र की बहुत समझ नहीं है, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और जो उच्च शिक्षा का जो मामला होता है, वह उच्च शिक्षा सीधे राज्यपाल के अधीन होता है। वह ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी स्वायत्तता है, उसमें किसी का बहुत इंटरफेरेंस नहीं चलता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए सीधे सरकार ही उसमें कुछ नियंत्रित कर सकती है। हालांकि अभी वर्तमान राज्यपाल ने एक चीज़ कहा है, पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई उसमें उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक कैलेंडर हम लागू करेंगे। तो यह जो है राज्यपाल महोदय की जो पहल है वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जहाँ तक आप ITI की बात किए हैं, B.Ed कॉलेज की बात किए हैं, तो जितने भी B.Ed कॉलेजेज हैं, सभी B.Ed कॉलेजेज की स्थिति आप जा कर के देख लीजिए। सभी B.Ed कॉलेजेज, खास करके जो प्राइवेट B.Ed कॉलेजेज हैं या जो भी प्रशैक्षणिक और संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों में आप जाएंगे तो वह डिग्री देने का संस्थान है। वहाँ किसी प्रकार के प्रशिक्षण की कोई जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, वह समुचित व्यवस्था नहीं है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं डिग्री हासिल करने के लिए। डिग्री के लिए लोग जा रहे हैं, योग्यता के लिए नहीं जा रहे हैं। यहाँ से कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। और यही स्थिति सभी जगह के कॉलेजेस की भी है। और इसमें सभी लोग जिम्मेवार हैं, कोई एक ऐसा नहीं कि केवल संस्थान ही जिम्मेवार है। बच्चे चाहते हैं कि हम बिना गए हुए पास कर जाएं, और वो इसके लिए कॉलेज कहता है कि आप आए नहीं हैं तो आप हमको पैसा दीजिए, तो उनसे नाजायज़ वसूली करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब छात्र पढ़ना नहीं चाहेंगे और बिना मेहनत किए हुए, बिना पढ़े हुए सर्टिफिकेट लेंगे, तो वो योग्यता लेने नहीं गए हैं, वो सर्टिफिकेट लेने गए हैं। तो जो चीज़ हासिल करना है तो उसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो यही चीज़ हो रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को अपनी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। अब विद्यालय में मान लीजिए कि शिक्षक बहाल हो गए हैं, तो शिक्षक बहाल हुए हैं तो रोजगार का पक्ष और दूसरा पक्ष होना चाहिए। हम शिक्षक बने हैं तो हमको बाई हॉबी, बाई चॉइस बनना चाहिए शिक्षक, कि हम गए हैं तो शिक्षा क्षेत्र में हम बेहतर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, अपना योगदान दें। तो हम शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के बदले हमने मान लिया कि हमको नौकरी मिल गई है, रोजी रोजगार का जुगाड़ हो गया। विद्यालय में शिक्षक बनना रोजी रोजगार का जुगाड़ नहीं है, यह शिक्षा की सेवा के लिए अगर आपको जाना है तभी आप शिक्षक बनिए। जो अभी बात की आपने कि छात्र जो है केवल जाकर डिग्री लें या काम करते हैं, तो यह मान के चलिए ग्रेजुएट लोगों की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। देखिए, स्वाभाविक है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं पहले ही कहा हूँ, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। और ख़ास करके अपने बिहार में तो बिहार और यूपी की बड़ी समस्या है, पलायन की समस्या। इसी के लिए लोग जा रहे हैं बाहर, बेरोजगारी है।
क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जनसंख्या घनत्व जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, तो उस घनत्व की जनसंख्या घनत्व के कारण जो है यहाँ पर लोग स्वाभाविक है कि बेरोजगार होंगे ही स्वाभाविक रूप से, और जब जो बेरोजगार होगा वो रोजगार की तलाश में जाएगा। तो रोजगार में तलाश के लिए अब राज्य सरकार ने क्या किया, अब एक भावना हो जाती है कि नौकरी ही रोजगार है, तो ऐसा नहीं है, अन्य क्षेत्र में भी रोजगार तलाशने चाहिए और इसके लिए सरकार को ही बेहतर पहल करनी चाहिए। सरकार जो है बिहार के अंदर में जो भी योजनाएं चला रही हैं उसमें से कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों में रोजगार की उत्पादकता बढ़ रही है। मान लिया कि आप ही अगर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई उद्योग आप लगाते हैं, तो उद्योग आपने लगा दिया तो यह आपके बस में है, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप एक छोटी इंडस्ट्री आप लगा देंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको मार्केट उपलब्ध कराना, उसको फिर बाहर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, उसके निर्यात की व्यवस्था करना, तो ये व्यवस्था जो है सरकार को इसके लिए कम से कम पहल करनी चाहिए कि इन चीज़ों की समुचित व्यवस्था हो। हम सामान तैयार कर दें लेकिन उसको मार्केट उपलब्ध नहीं हो तो क्या होगा, तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। तो ये स्थिति है, इसलिए सरकार को इन चीज़ों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो स्वाभाविक है कि जो व्यवसाय करने में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे वह शिक्षक बनने चले जाएंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर सकते थे वो रोजगार करने में, फैक्ट्री में काम करने चले जाएंगे, तो उससे गुणवत्ता प्रभावित होगी स्वाभाविक। बिहार में पलायन कब रुकेगा आपका, इसका कुछ सेंसर? देखिए, बिहार में पलायन जो है, बिहार के पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको एक व्यवस्था बनानी होगी। आपको इस चीज़ को समझिए, अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग काम में श्रेष्ठता का भाव देखते हैं कि यह काम करना ये श्रेष्ठ लोगों का काम है, और यह काम जो कर रहे हैं यह काम ये श्रेष्ठ लोग नहीं करते हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप देखिएगा कि बिहार में किसी व्यक्ति को 15,000 रुपया अगर महीना मिल रहा है तो वह यहाँ पर काम करना पसंद नहीं करेगा, और 10,000 रुपया पर जाकर के वो बाहर में काम करना पसंद करता है। यहाँ जो मजदूरी है, आप देखिए मजदूरी का जो रेट है वह आपको कम नहीं है, और घर में आपको काम अगर मिलेगा तो आप नहीं करेंगे, बाहर करने के लिए आप चले जाएंगे। एक मानसिकता बनी हुई है, तो इस मानसिकता से लोगों को बाहर उभरना चाहिए। दूसरा कि जो शैक्षणिक संस्थान से लोग निकल रहे हैं, सरकार ने क्या किया, जब वित्त रहित कॉलेजेस की बात हुई तो कहा कि जितने बच्चे आपके पास करेंगे हम उतना पैसा देंगे। तो आप पैसा किस लिए देंगे कि बच्चा जब पास करेगा तब पैसा देंगे, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, बच्चा को पास कराने के लिए दे रहे हैं। तो सरकार की जब पॉलिसी ऐसी होगी कि अधिक से अधिक बच्चा पास करे, जब सरकार की पॉलिसी हो जाएगी जब पास होगा तब पैसा मिलेगा, तो हमारा भी उद्देश्य उसको क्वालिटी देना नहीं होगा, हम पास कराना होगा। तो क्या करेंगे, हम सबको अच्छा मार्किंग दे करके पास कर देंगे। तो ये सरकार की मानसिकता जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी हमारे छात्र निकल रहे हैं वो सभी योग्य निकलने चाहिए। हमारे पास में अगर मेरिट निकलेगा तो उसकी सभी जगह पूछ होगी, और मेरिट अगर नहीं होगा तो बस वही डिग्री ले करके अब बस इधर उधर भटकते रहेंगे, कहेंगे हम बेरोजगार हैं। और आप जितना बेरोजगार है सब बेरोजगार से जाके पूछिए, कोई काम आप दीजिए तो कहिए तो करने के लिए काम करेगा। ये मोबाइल में ले करके दिन भर मोबाइल चलाएगा, बैठ करके चौक पर गप हाँकेगा, पेड़ के नीचे बैठ करके ताश खेलेगा और कहेगा कि हम बेरोजगार हैं। और कोई वो काम दे दीजिए तो कहेगा कि आज हमको फुर्सत नहीं। हम पैसा देखते रहते हैं। बीपीएससी परीक्षा जो TRE 4 का जो है वो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? TRE 4 की जो परीक्षा है, बीपीएससी TRE 4 जो है वो होना है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इस पर पहल की है। हम लगातार इसके लिए निरंतर आवाज़ उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इस पर बैठक की है और उन्होंने आदेश दिया है TRE 4 की परीक्षा होगी निश्चित रूप से। और अब तो उन्होंने कह दिया है कि प्रत्येक वर्ष जो है 20,000 बहाली हम करेंगे। वो हर साल का कैलेंडर उन्होंने बनाया है कि हर साल वैकेंसी इसमें आएगी और हर साल इसमें बहाली होनी है। तो इसलिए यह एक बेहतर पहल है। अगर यह मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि TRE 4 ही नहीं, बाद में TRE 5 भी होगा, TRE 6 भी होंगे। तो जो भी परीक्षाएं होंगी भविष्य में, तो अगर एक आश्वासन हो गया ना कि हाँ इतने लोगों की बहाली होगी, भर्ती होगी, तो लोग लगातार इसमें प्रयास करते रहेंगे। इसलिए बहाली होगी। TRE 4 के किसी भी अभ्यर्थी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, चूँकि प्रक्रिया जो भी है वो अपने समय से ही होगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो समय आए तरुवर फले केतक सींचो नीर, कितना भी पानी पटा दीजिए, समय आने के बाद ही फल मिलेगा, लेकिन वो होना है तय है। अभी बीते दिनों पटना में जो स्टूडेंट थे बीपीएससी TRE 4 के, तो उनके साथ प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट किया गया। तो मारपीट करना कितना तर्कसंगत सही था? देखिए, ऐसा है कि उन्हीं के साथ मारपीट हुई, ऐसा नहीं है कि कोई पहली घटना घटी है। जब हम लोग लड़ाई लड़े हैं तो हम लोग से ज़्यादा तो मार कोई दूसरा कोई संवर्ग बिहार में आज तक नहीं खाया होगा जी।
हम में से तो शिक्षक लोग जो है, इन लोगों को तो मार पीट के ही छोड़ दिया। हमारे शिक्षकों पर तो जब लाठीचार्ज हुआ तो हम लोग को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। हमारे सैकड़ों लोग जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, घायल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया है। तो बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। तो ये पहली बार ये घटना नहीं घटी है। और लाठीचार्ज जो है वह सॉल्यूशन नहीं होता है, और लाठीचार्ज की जो परिस्थितियाँ होती है यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिएगा, चाहिए तो आप कह रहे हैं अभ्यर्थी पर, जिस समय में जदयू और राजद की सरकार थी बिहार गठबंधन, भाजपा के लोग प्रदर्शन करने गए थे, और उस समय में यही सम्राट चौधरी जी थे, सुशील मोदी जी उस समय में जीवित थे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी थे। तो इन लोगों को मार लाठी के डेंगा दिया था पटना में। आप देखिएगा सबके कपार फूटल था, कोनो खून भरा था, कोई कुछ। तो सांसद विधायक लोग के भी कपार फूटा है पटना में। तो ये पुलिस जो है, पुलिस का काम है यही सब करना, मारपीट। इसके लिए सरकार जब संवेदनशील होगी तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और जब भी कोई अपनी मांग लेकर के और राजधानी में जाता है तो उसकी मांग को पहले संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए। आप उनको संतुष्ट करिए कि भाई हम इन मजबूरियों के कारण आपका काम हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लाठी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने विधान परिषद में अपने सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्दा उठाया? कौन सा मुद्दा छोड़े हैं ये बताइए। नहीं, आपको जैसे कि आप उसको विजन में, जैसे इलेक्शन से पहले आपका विजन को हम आएंगे तो सबसे पहले इसी को उठाएंगे। हम जो मुद्दा लेकर के चले थे, हम सभी मुद्दों को उठाएं। उसमें आपने देखा होगा कि जितने संविदा कर्मी हैं, सभी संविदा कर्मियों के लिए भी हमने आवाज़ उठाई कि एक पॉलिसी डिसाइड करिए, ये कितना दिन लिव इन में रखिएगा। ये जो है, किसी को साथे आप रख रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं मेरा है ये नहीं, सही बात। तो इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए ना। हमने कहा कि आप संविदा कर्मी कहते हैं कि हम नियोजन पर बहाल हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो हमने कहा कि एक नीति बननी चाहिए कि एक समय के बाद ये अस्थायी हो जाए। इसके लिए हमने सदन में ध्यानाकर्षण लाया था, उस पर हमने बात की थी। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिले, इसके लिए हमने बात की थी। सदन के अंदर आपने देखा स्नातक पास सभी लोगों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हो, इसके लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना की हमने बात की। बड़ी उस समय डोमिसाइल की बात हो रही थी, सभी युवा साथी डोमिसाइल के लिए कह रहे थे। तो सदन के अंदर हमने आवाज़ उठाई कि आप जो है, घर का बेटा बेकार है, बाहरी को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। हमने सदन में बोला था, और सरकार जो है इस बात को मानी, और अब TRE-4 में कह दिया ना कि अब जो है डोमिसाइल हम लागू कर दिए हैं। तो अब डोमिसाइल लागू, अब तो डोमिसाइल की मांग लोग नहीं कर रहे हैं, डोमिसाइल तो हो गया ना इसमें लागू। तो यह आवाज़ हम उठाए थे ना, तो डोमिसाइल के लिए हम आवाज़ उठाए, इसको लागू कराए। हमने कहा कि आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए, तो जिस रूप में हम बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं उस रूप में नहीं दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 20 साल से 25 साल तक के नौजवान को जो इंटर पास है उसको हम 1000 रुपया देंगे। तो वह देने के लिए घोषणा सरकार की है, हालांकि वह नाकाफ़ी है। हम तो उस पर कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप इनको 5000 रुपया कम से कम आप बेरोजगारी भत्ता आप दीजिए। तो बेरोजगारी भत्ता की बात हम किया। जितने स्नातक पास हैं उस स्नातक रोजगार गारंटी योजना की हमने बात की। शिक्षकों की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए वो स्थानांतरण की बात हो या वेतन विसंगति की बात हो, शनिवार को हाफ डे करने की बात हो, प्रोन्नति का सवाल हो, जो जितने भी अनुकंपा आश्रित थे उनके नियुक्ति का सवाल हो, उनके वेतन का सवाल हो, सभी मुद्दों को हमने सदन में उठाने का काम किया है। जो देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो होता है, एक MLC या MLA, वह एक वकील होता है, वह जज नहीं है कि फैसला अपने हाथ से लिख दे। तो वकालत हमने जो की है, आप सदन के रिकॉर्ड को देख सकते हैं, तो वीडियो सब अवेलेबल है, उसको देखिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात हमने की कि बच्चों के लिए हमने लड़ाई लड़ी कि आप बच्चों को जो है, आप NCERT किताब लागू करिए सरकारी स्कूलों में, समान शिक्षा नीति लागू हो, समान परवरिश की नीति लागू हो। तो समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए जब हमने बात की तो राज्य के सरकारी स्कूलों में NCERT किताब लागू कर दी गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी क्या है कि लोग उपलब्धि यह मानते हैं कि मेरा व्यक्तिगत कितना फ़ायदा हुआ, इतने उपलब्धि मानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब NCERT किताब लागू स्कूलों में हो गया है, किताब हो गई लागू, तो आप बताइए कि ये जब गरीब के बच्चे भी वही किताब पढ़ेंगे, जिन किताबों को पढ़ने के लिए अमीर के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, नवोदय विद्यालय में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, तो निश्चित रूप से अब वही किताब गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में आपको परिणाम दिखेगा, देखिएगा कि UPSC में, BPSC में, प्रशासनिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से जाएंगे, और देखिएगा उसमें सभी लोग सिलेक्टेड होंगे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि NCERT किताब पढ़ रहे हैं ना, वो कंपटीशन उसी से सवाल आएगा ना। अब NCERT किताब लागू हो गई गरीब के बच्चा के लिए, हम सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको कि NCERT किताब हम लागू करा दिए। NCERT किताब लागू हो गई, गरीब के बच्चों की चिंता हमारी चिंता है। मैं गाँव गरीब का व्यक्ति हूँ, इसलिए गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेल करके पल करके बड़ा हुआ हूं और सदन तक पहुंचा हूं, इसलिए गरीबों के बच्चों की चिंता सबसे पहले है। और इस देश को एक न एक दिन आना होगा, जो हमने सदन में कहा है कि समान शिक्षा के साथ साथ समान परवरिश की नीति भी लागू करनी होगी।
क्योंकि गरीब का बच्चा इस देश में अगर जन्म लिया है तो वो भी भारत माता का बच्चा है। जो भारत माता की जय का नारा बुलंद करने वाले लोग हैं, तो आप अगर भारत माता की संतान अपने को कहते हैं तो एक कचरा चुनने वाला, घोंघा चुनने वाला, कचरा चुनने वाला, जो गरीब का बच्चा है, जो होटल में एस्केलेटरी बॉय के रूप में बर्तन धोने का काम कर रहा है, ईंट भट्ठा में जा करके ईंट बनाने का काम कर रहा है, जो रोड पर जा करके ठेला लगा करके सब्जी बेच रहा है, गोलगप्पा बेच रहा है, ऐसे गरीबों के जो बच्चे हैं वो भी इसी भारत माता के संतान है। वो पाकिस्तान माता के संतान और अमेरिका माता के संतान नहीं है। और जब भारत माता के संतान है तो सभी बच्चे एक समान हैं, सभी सहोदर हैं। इसलिए किसी को हलवा पूरी और किसी को नमक रोटी और बासी रोटी और भूखे पेट नहीं रहना पड़े, यह व्यवस्था जब तक आप लागू नहीं करिएगा तब तक इस राज्य के अंदर शांति नहीं हो सकती है, देश का विकास नहीं हो सकता है। समान शिक्षा के साथ साथ समान परवरिश की नीति भी लागू करनी होगी। मैंने सदन के अंदर उठाया है, समान शिक्षा की दिशा में एनसीईआरटी किताब लागू करा है। मेरा तो छोटा कार्यकाल रहा है। अब सदन में तो लोग, नए लोग जब चुन करके जाते हैं तो 2 साल तक तो वहाँ पहले सीखते हैं। मैं तो गया तो पहले ही दिन से जितना हो सकता है मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे पिताजी कोई विधायक थोड़े थे, हमको कोई विरासत में कुछ तो मिला नहीं है कि कोई बताने वाला था। जो करता हूँ देख करके, सीख करके, समझ करके अपने से कोशिश करता हूँ। तो हम खुद संतुष्ट हैं कि हमसे जितना बन सकता था मैंने करने की कोशिश की। एक तो हो गया कि एनसीईआरटी का आपने लागू करवाया तो शिक्षा में सुधार होगा। इसके अलावा किन किन पहलुओं पर सरकार को विचार करना चाहिए? तो 4 पहलू ऐसा कि शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा पटरी पर आ सके। हमने कहा ना कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो आप समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लाइए। पहले इस बात को समझिए। हम परवरिश शब्द जोड़े हैं, जो बच्चों की परवरिश है वह परवरिश जब तक समान नहीं होगी तब तक शिक्षा समान नहीं हो सकती है। मान लिया कि आप स्कूल में सारी व्यवस्था एक समान कर दीजिए, सभी बच्चों को किताब दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, सब दे दीजिए, और उसको खाने का उपाय नहीं है। अब मान लो घर से चला, घर से बासी पेट चला, खाली पेट चला, वो क्या करेगा? बासी रोटी खा के आया। अब वो जो आएगा स्कूल में, तो स्कूल में आया तो उसकी मनोस्थिति क्या रहेगी? क्या उसकी ग्रह क्षमता समान हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ व्यवस्था बनानी होगी। बगल में चाइना से सीखिए। चाइना भारत से बाद में आज़ाद हुआ है। चाइना जो है भारत के बाद आज़ाद हुआ और आपसे आगे निकल गया। क्यों? शिक्षा के बल पर। वहाँ कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। चाइना में कोई निजी विद्यालय नहीं है। वहाँ चाहे अमीर के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों, राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि चपरासी की हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। दूसरा, सरकारी स्कूल को तमाशा मत बनाइए। सरकारी स्कूल में जितना आदमी जाता है, हाई कमेटी, वो समिति, वो मेंबर, ये जितना बना हुआ है, जितना पदाधिकारी है, निरीक्षी पदाधिकारी, सब कोई पदाधिकारी सरकारी स्कूल में शिक्षा सुधारने नहीं जाता है। सब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने जाता है। ये सब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सब स्कूल में जाता है और सबको टॉर्चर करता है। पहले तो सरकारी स्कूल को टॉर्चर करता था, अब तो प्राइवेट स्कूल को टॉर्चर कर रहा है। अब प्राइवेट स्कूल में घुस जाता है, कहता है कि आपका जांच करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। बिना रजिस्टर्ड अब स्कूल चलेगा नहीं, तो आपके रजिस्ट्रेशन में ये गड़बड़ी हो गया तो वो गड़बड़ी हो गया। सरकारी स्कूल ये है दूर में चलेगा, लेकिन 10 कट्ठा में प्राइवेट स्कूल है तो उसमें 100 नुक्स निकालते हैं ये लोग। तो प्राइवेट स्कूल का भी दोहन शोषण शुरू हो गया। हमारे पास एक अभी स्कूल संचालक आए थे, कहे कि सर हम क्या करें, अब स्कूल बंद कर देंगे। हमारा बस बंद हो गया। स्कूल में जो बच्चों के लिए बस जो व्यवस्था थी, बस बंद कर दिए। इसलिए क्योंकि 5 साल से उनको अनुदान का पैसा नहीं मिला। जो 25% जो बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन होता है, उसका पैसा सरकार देने के लिए स्वयं जो है जिम्मेवारी ली थी, और सरकार पैसा नहीं दे रही। तो पैसा जब नहीं दीजिएगा तो निजी संस्थान बंद हो जाएगा, उस कहाँ से सैलरी देगा अपने स्टाफ को? तो प्राइवेट स्कूल ही बंद है। ये सब चीज़ में अपना इस सिस्टम घुसा के वसूली तंत्र जो लगा रहे हैं, इस चीज़ से बाज आइए। स्कूल में ज़्यादा ये सब नौटंकी उटंकी नहीं चलना चाहिए। पिछले दिनों पटना में कार्यक्रम था हाई स्कूल के सारे हेडमास्टर लोगों का, उसमें ही मैंने कहा है आप जो है शिक्षा विभाग में एकेडमिशियन को लाइए। जितना भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, रोड बनाने वाला, बिजली के कंपनी हो, विभाग हो, पुल बनाने वाला हो, भवन बनाने वाला, जितना विभाग है जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें क्या किसी शिक्षाविद को पदाधिकारी बनाया जा सकता है? नहीं बना सकते हैं। उसमें आप कहिएगा टेक्निकल चाहिए, हमको इंजीनियर चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग में है उसमें क्या इंजीनियर भेज दीजिएगा? नहीं, स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य विभाग में आप जाएगा तो डॉक्टर ही जाएगा। तो शिक्षा विभाग में जो है ये सब बन कीटाणु सब कहा जाएगा। शिक्षा विभाग में जितना जिसको मन है, जिसमें जितना हिंसक पशु सब है सबको इसमें भेज देते हैं। जाओ चारागाह जाके चर लो, जाके मोटका सिरिंज लगा के मास्टर का चूस लो। ये जो सिस्टम जो बनाए हुए हैं, ये क्या व्यवस्था है? सब सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार चल रहा है। स्कूल में जो है टैब गया, टैब जो है स्कूल स्तर पर नहीं खरीदा जा सका।
टैब सीधे एक कर पटने से जाएगा ट्रक से लोड होकर के, क्योंकि पटना में जो बैठे हुए बड़े बड़े साहब लोग हैं उन लोगों को सीधे केंद्रीयकृत केवल मिल जाना चाहिए। टैब आया, एक भी स्कूल में कोई टैब काम नहीं करा, चूंकि टैब किसी क्वालिटी का नहीं है। ढोलक तबला भेज दिए हैं स्कूल में, बजाने वाला है नहीं है, ढोलक भेज दिया, ढोलक में जब ऐसा भेज दिया सब टीना के सब टूट फाट गया सब रास्ते में। ढोलक तबला जो है निचले स्तर पर नहीं खरीदी हो सकती थी। हद तो तब हो गई जो थाली जो है सप्लाई की, तो थाली भेजने वाली कंपनी ये कहा जाए कि नोएडा से आया है कि महाराष्ट्र से आया है, ये थाली बेचने वाला हमारे यहाँ कोई दुकानदार नहीं है, तो बाहर से थाली आ रही है। आप कहते हैं जो पलायन, और अब ये कैसे रुकेगा? यहाँ पर जो है थालियों बेचने वाला कोई आदमी होता है तो उसको रोजगार मिलता, तो थालियों तो महाराष्ट्र से एजेंसी माँ क्या बेच रहे हैं। बैग जो है 200 रुपया में, 100 रुपया 50 रुपया में महंगा बैग है, वो बैग का 500-700 का बिल बना करके ट्रक पर लदवा करके भेज रहे हैं। कहाँ से आ रहा था? ये साउथ इंडिया से आ रहा है। ये बताइए, इस तरीके से ये जितना बैठा हुआ है ऊपर में टॉप में, आई सब साउथ इंडिया का आकर के ऑफिसर सब बैठा हुआ है, सब वही ऑफिसर सब बिहार के लोग को बढ़ने नहीं दे रहा है। आई शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार के लिए दर्द बिहारी के सीने में हो सकता है, ये तमिलनाडु वाला केरला वाला के सीना में दर्द बिहार के लिए नहीं होगा। यह स्वाभाविक बात है, जो जहां जिस मिट्टी में जन्म लिया है। अब हमारे मन में बिहार के लिए इतना प्रेम हो सकता है, उतना प्रेम जो है केरला के लिए नहीं हो सकता है, चाह के भी नहीं होगा। कोई बनावटी ये बात बोलेगा ये कर सकता है। तो बिहार में कोई ऐसा असक्षम पदाधिकारी नहीं था। तो आप स्कूलों में ये सब जो केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार जो किए हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचार पर रोक लाइए। पहले तो खाना जो है बन रहा था स्कूल में, अभी भी बन ही रहा है अधिकांश जगह पर, लेकिन उसमें भी अब कहे जाना खाना अब एक से बन के जाएगा। अब सोचिए कि पूरे एक ब्लॉक के बच्चा के, पूरा ब्लॉक भर के बच्चा के लिए खाना एक किचन में बनेगा, तो क्या करेगा? 12 बजे रात में खाना बनाना शुरू करता है, 10 बजे रात से शुरू करता है। अब कल दिन में खाना जाना हो तो रात से उसना रहा है चावल, अब मैं गिरगिट उसना रहा है कि उसमें जो है मेढक उसना जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा है। वो जा थाली में निकलेगा मेढक। अब लीजिए हंगामा बरप रहा है स्कूल में, क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज जो किचन है वो सेंट्रलाइज वहां से माल मिलेगा। ये सारा चीज जो है पूरा भ्रष्टाचार का तंत्र है नीचे से ऊपर तक। ऐसे में सुधार नहीं हो सकता है। इसके लिए लोगों के मन में राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों के मन में प्रशासनिक शुचिता होनी चाहिए, और शुचिता ईमानदारी नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ होने वाला नहीं है। यह तमाशा हो रहा है पूरे बिहार के अंदर में। और इसके साथ साथ शिक्षा में सुधार के लिए गार्जियन लोगों को सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है। पेरेंट्स को, आप बच्चा को जन्म दिए थे तो खाली जन्मे देने के अधिकारी थे। काहे जो है कहता है कि 18 साल की लड़की होगी तब विवाह करना है, 21 साल का लड़का हुआ तब विवाह करना है? इसलिए कि इतनी समझ आपके खोपड़ी में आ जाना चाहिए कि अब हम माँ बाप बनने वाले हैं, और जो संतान जन्म लेगा उस संतान की परवरिश हमको करनी है, तो इसकी समझ आपको होनी चाहिए। आप क्या किए? आप सरकार के भरोसे आप संतान जन्म दे रहे हैं क्या? और आप जब बच्चा आपका है तो आप स्कूल नहीं भेजिएगा। आपका बच्चा चौक पर लहरिया कट बाइक घुमाएगा, किस्म किस्म के हेयर स्टाइल रखेगा, इसमें कहो कबूतर पोसा जाएगा उसी में, तो कबूतर के दलीमा माथा में लेके चल रहा है और लहरिया कट बाइक चला रहा है, मोबाइल ले लेकर के जो है एक से कांड कर्मकांड सब कर दे रहा है। तो ये सब जो है इस पर रोक कौन लगाएगा? इस पर रोक लगाने के लिए अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, या टीचर अगर बच्चा को डांट रहा है, मार दे रहा है, तो शिक्षक का कपार फाड़ दे रहे हैं आप। तो उस स्थिति में शिक्षक डांटेगा नहीं आपके बच्चे को, आपका बच्चा स्कूल जाएगा नहीं, तो क्या होगा? इसलिए कानून बनना चाहिए कि जो अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, या जिनके बच्चे स्कूल में 80% से कम प्रेजेंट होते हैं, उनके घर के बिजली का लाइन काट दीजिए, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट के हटा दीजिए। वह इस देश का नागरिक हो ही नहीं सकता है, उस देश का दुश्मन है। क्योंकि किसी का बेटा बेटी बर्बाद हो रहा है, अगर सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी है, अवरे हो जाएगा तो मेरा होगा, आपका नहीं होगा। ठोकर मारेगा तो दूसरे ही को ठोकर मारेगा, वो आपको नहीं मारेगा। तो कोई भी जो बिगड़ रहा है, अगर कोई बच्चा बिगड़ता है तो बच्चा किसी का बेटा बेटी बाद में है, इस देश का नागरिक पहले है। और यदि वह बर्बाद हो रहा है तो किसी का बेटा बेटी बाद में बिगड़ता है, इस देश का नागरिक पहले बिगड़ रहा है। इसलिए सरकार की जवाबदेही है कि आप इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखिए, और बच्चे को हर हाल में स्कूल में उपस्थिति उसकी सुनिश्चित कराइए। अभिभावक को भी एकदम चुस्त दुरुस्त करिए, राशन की राशन से नाम काटिए, BPL से नाम काटिए, घर के बिजली का कनेक्शन काटिए। कैसे ठीक हो जाता है देखिए, तो एकदम सब राइट टाइम हो जाएगा। और नहीं तब बाप अलग रील बनाता है, या माँ अलग रील बनाती है, बेटा बेटी अलग रील बनाता है। तो रील बनाते रहिए और दूसरे को बर्बाद करते रहिए, और तब कहिए कि बस राज्य तो बहुत पिछड़ा हुआ है, विकसित नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ से रोजगार मिलेगा? किस्म के ट्रेन के सामने खड़ा होकर सेल्फी लेता है। अब बताइए, जहाँ जिस राज्य का ऐसा बेवकूफ़ नागरिक होगा जो ट्रेन आ रही है वहाँ सेल्फी लेगा, रील बनाएगा, ट्रेन उधर से आई उसी में कट के मर जाएगा, तो उसको कौन रोजगार देगा? कोई रोजगार
तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? तो क्वालिटी तो आप जो है रोड पर लहरिया कट में आप बर्बाद कर रहे हैं ना, इसलिए इस पर लगाम लगनी चाहिए। अभी 2 क्षेत्रों में आपने चर्चा की, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। एक सवाल है कि सारे एलिजिबल टीचर गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो गार्जियन का भरोसा प्राइवेट स्कूल पे क्यों हुआ है? हम तो वही कह रहे हैं ना कि सरकारी स्कूल की स्थिति इसलिए बदतर है कि सरकारी स्कूल में आप बच्चों पर कोई नियंत्रण करने ही नहीं दे रहे हैं। हम किसी बच्चा को डांटिए नहीं सकते हैं, मारिए नहीं सकते हैं, तो हो गया डिटेल। स्कूल में वो आया स्कूल में अवंडगिरी कर रहा है। अभी देखिए धरफरी में हाई स्कूल के टीचर जो है, एक बच्चा जाकर के बाहर से लड़का जाकर के या किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, शिक्षक ने पकड़ लिया, पकड़ करके जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस भी क्या की, उसको छोड़ दी, पुलिस भी कुछ नहीं किया। बाहर में मास्टर साहब आए तो उनको वो क्या क्या फाइटर वूटर से मार करके पूरा कपार उपार फाड़ दिया, बेचारे बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अब बताइए कि वो शिक्षक कहा जाएगा डांटने के लिए? नहीं जाएगा। नाम काट नहीं सकते हैं, गार्जियन के कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो गार्जियन के बोलबे न करेंगे, बच्चा के डांटबे नहीं करेंगे, उसका नाम काटिए नहीं सकते हैं, उसको कोई दंड दिए नहीं सकते हैं। आज बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, हम कुछ करिए नहीं सकते हैं। पहले बच्चा स्कूल में नहीं जाता था तो उसको फाइन लगता था, तब कोई हम कुछ करिए नहीं सकते हैं। ये बताइए कि बिन भय हो ही न प्रीत जो कहा तुलसीदास जी ने, वो बेवकूफ़ थे क्या? बिना भय के कोई प्रीत होता है? तो आपके पास तो कुछ है नहीं, तो उस स्थिति में कैसे होगा? निजी विद्यालय में डर है कि बच्चा अगर नहीं जाएगा तो नाम काट के हटा देगा, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तो निकाल देगा स्कूल में से। गार्जियन को भी उसमें पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। यहाँ पेरेंट्स का कोई मतलब ही नहीं है कि उस मीटिंग में जाना है। यहाँ तो शिव चर्चा करे से फुर्सत नहीं, तो गार्जियन जाएगा उसमें करने, पेरेंट्स मीटिंग में। तो पेरेंट्स उसका पीटीए का मतलब ही नहीं है, तो उसमें गार्जियन को जाना नहीं है। गार्जियन को जाना है उन्हें हनुमान आराधना करने के लिए, शिव चर्चा करने के लिए जाना है, उन्हें चौक पर बैठ के ताश खेलना है, वहाँ बैठ के नरेंद्र मोदी से लेकर के बिहार के सम्राट चौधरी तक सारा राजनीति डील करना है। पढ़ाई से कोई मतलब रहेगा तब ना। इस निजी विद्यालय में अगर बच्चा का होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता है तो गार्जियन को डांट पड़ती है। यहाँ हम केकरा डांटने जाए, होमवर्क दे दीजिए बिहान वाला लड़के गायब, तब बचवे गायब हो गया तो केकरा से पूछेंगे, तो कहाँ से सुधार हो जाएगा? इसीलिए मतलब आप शिक्षकों को पूरा अधिकार दीजिए, आप शिक्षकों को पूरा अधिकार दीजिए, गार्जियन पर कसाई कीजिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हो जाए, उसका बच्चा आने लगे, और हमको अधिकार दीजिए कि होमवर्क अगर नहीं बना के लाता है तो हम उस पर सख्ती कर सकें। आप ये व्यवस्था करिए, कैसे नहीं सुधार हो जाता है? तो ये यहाँ तमाशा बना करके रख दीजिएगा स्कूल को, तो कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्या बिहार में रोजगार की राजनीति होनी चाहिए? देखिए राजनीति, चूंकि राजनीति से ही सब चीज़ जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, इसी मुद्दे पर तो राजनीति होती है और राजनीति होनी ही चाहिए। लेकिन बिहार में आपको लगता है कि किसी को मतलब है शिक्षा से और रोजगार से? शिक्षा और रोजगार से मतलब है? हमारे समाज में जो लड़का एडोलसेंस अवस्था में आ गया, किशोरावस्था में आ गया, तो उसको आप रोड पर देखिएगा, जैसा ही कुछ धार्मिक जब पर्व त्यौहार जब आएगा तो कोई जो है झंडा लेकर जय श्री राम करने में लगा हुआ है, कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर करने में लगा हुआ है। तो हम अपने बच्चे को धर्म ध्वजा लेकर के उसको जो है रोड पर प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं, तो उसको रोजगार कहाँ से मिल जाएगा और मुद्दा कहाँ से बनेगा? मुद्दा जो है बनेगा रोजी रोजगार का जब तार्किक हम बनेंगे तब ना। तो तर्क तो है नहीं हमारे यहाँ, वो सब विषय नहीं। हमारे यहाँ जाति सबसे ऊपर है, हमारे यहाँ धर्म सबसे ऊपर है। तो जाति धर्म इसमें जब तक हम लोग बंट के रहेंगे तब तक उस स्थिति में ये सब विषय वस्तु कभी भी मुद्दा नहीं बन सकता। शिक्षा के मुद्दे पर कभी चुनाव हुआ है? नहीं। रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हुआ है? नहीं हुआ। आप देख लीजिएगा जितना नेता सब ये सब रोजगार के मुद्दा उठाएगा, शिक्षा का मुद्दा उठाएगा, पलायन का मुद्दा उठाएगा, उसको कोनो वोट नहीं देगा। कहेगा जो दूर कहे तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन जो है ये हमारे जात ना, तो कहने बहुत बढ़िया, सुनने में कर्णप्रिय लगेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। माने अच्छे मुद्दा को उठाने पर समाज में हमारी स्थिति बनी हुई है कि ये स्टेज की डांसर पसंद सभी करते हैं, लेकिन कोई उसको अपनी घरवाली नहीं बना सकते। अच्छा, एक शॉर्ट मैसेज कि आज जो युवा राजनीति में आते हैं वो धर्म के चक्कर में पड़ने लगे। तो एक शॉर्ट मैसेज उन युवाओं के लिए कि अपनी जाति को, अपने धर्म को छोड़कर किसी ऐसे नेता को चुने जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करे। तो युवाओं के लिए एक शॉर्ट मैसेज क्या रहेगा? हम सभी नौजवानों को यह कहना चाहेंगे कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है। चाहे मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, पप्पा जी, चचा जी, कोनो हो, भाई हो, कोई हो, आपका अपना मेरिट ही आपको काम आएगा। अगर खुद अपने पैर पर खड़ा नहीं हुए, सक्षम नहीं हुए, वही भाई घर में से कल को निकाल देगा आपको। वही माँ बाप कहेगा कि सबसे ज़्यादा नालायक हो गया।
इसलिए दुनिया में दायां बायां इधर उधर ऊपर नीचे ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांकिए कि हमको कहाँ जाना है और आप अपनी मंजिल खुद तलाशिए। आपके मंजिल का निर्धारण दूसरा कोई नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है अप्पो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये दूसरे किसी के फेरा में पड़ने की जरूरत नहीं है। खूब अपनी तन्मयता के साथ अगर आप व्यवसाय करते हैं तो 100% अपना योगदान उसमें दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल पढ़ाई पर फोकस करिए। खेती ही कर रहे हैं तो अपने खेती से ही केवल मतलब रखिए, इधर उधर की बात मत करिए, आप सफल होंगे। और नहीं तो बस सबको ही उलझाने के लिए आया है, फंसाने के लिए आया है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। अच्छा, आज के युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए? देखिए, राजनीति में जब अच्छे लोग आएंगे तब अच्छी बात होंगी। अब चूंकि हम बहुत सारी चीज़ नहीं बोल सकते हैं, चूंकि कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय सत्य ही बोलिए। कटु सत्य बोलते हैं तो कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लग जाती है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। यह ज्ञान और मोक्ष की धरती है बिहार। लेकिन आप पूरे बिहार विधानमंडल को देख लीजिए, हमारे ऊपरी सदन को भी देख लीजिए, निचले सदन को भी देख लीजिए, उसमें कितने विद्वान लोग बैठे हुए हैं। तो आप समीक्षा करिए, यह आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, और तब आपको लगेगा कि युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और श्लोक बोल के जो शब्दों को प्रभावित करते हैं आगे की तरफ, याद करके रखते हैं या बचपन से याद? या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शिक्षक हूँ, और जो शिक्षक होता है वो शिक्षक को कुछ याद थोड़ी करना है। शिक्षक तो कोई ऐसा थोड़ी एक दिन का कुछ प्रैक्टिस तो नहीं है। जब मैं 6ठी कक्षा में था उस समय मैं भाषण देने में पूरे प्रखंड का मैं टॉपर था। 6ठी क्लास में? 6ठी कक्षा में था तो मैं उस समय में मरवन ब्लॉक अलग नहीं था, कांटी मरवन एक साथ था, तो पूरे प्रखंड में मैं टॉपर था। तो इस तरीके से हमें मान के चला जाए कि बचपन से ही राजनीति में राजनीति बोलने का मतलब, अच्छा वक्ता का मतलब कोई भाषण राजनीति जाना थोड़ी होता है। अच्छा वक्ता का मतलब है जिसके पास संप्रेषण कला अच्छी हो, जो अपनी बात लोगों तक उनके भावना के अनुरूप पहुंचा सके, तो उसकी कोशिश हमेशा रही है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया राजनीति को या अपने क्षेत्र को कितना प्रभावित कर रहा है, खास करके राजनीति को? सोशल मीडिया, अगर देश गुलाम होता और ये सोशल मीडिया होता तो देश आज़ाद नहीं होता। मान के चला जाए, बस इतने समझ लीजिए। सोशल मीडिया में जो है, अच्छा यह बताइए कि सोशल मीडिया पर बढ़िया कंटेंट का वो लोग देखना चाहता है। एक वो व्यंग आया कॉकरोच जनता पार्टी, एक व्यंगात्मक है वह। हाँ। उसका कोई भौतिक रूप से ना कोई कमेटी बनी, ना कोई बैठक हुई, ना कुछ हुई। एक अमेरिका से एक नौजवान उठता है और वह व्यंगात्मक अपना एक बना देता है कि हम कॉकरोचे हैं भाई, मान लिए सीजीआई ने कह दिया है कॉकरोच, तो भाई हम कॉकरोच हैं, और उस पर व्यंग करके कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, और कई मिलियन लोग तुरंत एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए सोशल मीडिया में। अब उसी में कोई बढ़िया विजनरी बात नहीं डालिए तो कई लोग उसमें जुड़ता है। हमारे मुजफ्फरपुर का कुछ नौजवान से गाली देने का रील बनाना शुरू किया पैसा कमाने के लिए, उसके फॉलोअर मिलियन में। का है कारण है मनुष्य की जो प्रकृति है वो गालियाँ सुनना चाहता है, वो बढ़िया बात सुनना नहीं चाहता, दूसरे को नंगा देखना चाहता है, कपड़े में नहीं देखना चाहता। ये मानव मस्तिष्क है, खाली खुराफाती ये सोचता है। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं इतना खुराफाती। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा देखे हैं कि दो चिड़िया बैठ कर तेसर चिड़िया की शिकायत करते हो? किसी में देखें दो जानवर में कोई कंपटीशन हो कि हम ज़्यादा सुंदर तो तुम ज़्यादा सुंदर? कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना देखें? ये सब चीज़ दूसरे किसी प्राणी में नहीं है। एकमात्र हम मनुष्य हैं जिसमें ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना है। हम ज़्यादा बढ़िया था, आप इस ही फेरा में रहता है, केवल गंदी चीज़ देखना चाहता है, गंदी हरकत करना चाहता है, अच्छी चीज़ वो नहीं करना चाहता है। यह मानव मस्तिष्क ऐसा खुराफाती है कि यह गलत चीज़ की ओर ज़्यादा उन्मुख होता है, इससे बचना चाहिए। और सोशल मीडिया यही रह गया है। पहले बताइए, सोशल मीडिया पर खूब बढ़िया परिधान में एगो लड़की के फोटो डाल दीजिए, देखिए उसको कई गो लोग देखता है। वही में एगो अर्धनग्न तस्वीर डाल दीजिए तो देखिए उसको कितना लोग देखता है। अभी देखिए एगो शिक्षिका पर खूब वीडियो वायरल कर लिया। अब बताइए वो शिक्षिका का निजी मामला है, आपस का घर का मामला है। अब लीजिए वो मामला के लेके पूरा जितना यूट्यूबर सब है वो सब जा करके बैठा हुआ है हाजीपुर में कि केनहू मिल जाए जो से बैठ ले। अरे भाई, किसी के प्रतिष्ठा को तुम हनन करने में लगाओ। कभी देखें कि अगर कोई बहुत प्रतिभाशाली बच्चा हो तो उसके मेरिट को इतना ज़्यादा जोर शोर से कोई उजागर करता हो? तो किसी के मेरिट को, गुण को तो इतना तेजी से लोग नहीं फैलाता है जितना ये उलू जुलू चीज़ फैलाता है। खूब चटखारा ले लेके लोग सुन रहा है। ये इंसान की गलत प्रवृत्ति है। इसलिए सोशल मीडिया से बस उतने कनेक्शन रखिए जितना में काम चल जाए। सोशल मीडिया लाभदायक भी है लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान फैला रहा है। अभी क्या है, जिसके मन में होगा प्रधानमंत्री के गाली लिख देता है सोशल मीडिया पर।
कोनो नेता के विधायक के तुरंत गलिया देता है। तो ये सब कितनी गलत बात है। आपको सोशल मीडिया मिला है इसी काम करने के लिए, कुछ बढ़िया चीज़ करिए उस पर, तो वो नहीं कर सकते। तो अच्छा चीज़ तो आता नहीं है, तो यही हरकतें करना है। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए गाली देता है कि हम दूसरा के गाली दूँ तो लोग हमारा जान जाए। अब बताइए कैसे ऐसे लोग हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का अधिकतम दुरुपयोग हो रहा है, इसका सदुपयोग नहीं हो रहा। अभी जैसे कि युवाओं में एक बहुत जोर से एक चीज़ चला हुआ है कि लड़का लड़की भागकर, अपनी भाषा में कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भागकर शादी करते हैं, और युवती या युवक एक वीडियो जारी करते हैं कि मैं अपनी मर्जी शादी किया हूँ, इसमें मतलब कि इसमें मेरे माता पिता पर केस नहीं हो, उसका जिम्मेदार मेरा घर वाला होता, कुछ होता है। तो ये क्या युवाओं को यह करना चाहिए? क्या माता पिता के प्रतिष्ठा के साथ खेलना चाहिए, या फिर वो करते वो सही? देखिए, सबसे पहला बात तो चीज़ जान लीजिए कि जो लोग भी यह सोचते हैं कि भाग गया कोई बेटा बेटी उसका प्रतिष्ठा का हनन हो गया, तो भाग जाने को प्रतिष्ठा से जोड़ना ही नहीं चाहिए। जोड़ना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। ये प्रतिष्ठा से जोड़ने का विषय, ये कौन प्रतिष्ठा है भाई? कोनो भाग के करो जो ब्याह कर लिया तो कर लिया, उनमें कौन प्रतिष्ठा चल गया? हम कोई अनैतिक काम नहीं ना किए। अब बेटा मेरा भाग जाएगा तो प्रतिष्ठा चल जाएगा हमर, ये कौन बात हुआ? मेरा व्यक्तिगत अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो किसी का हम दिल दुखा दें, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करें, हम किसी के साथ कुछ अन्याय अनर्थ कर दें, किसी की दौलत लूट लें, तो उस स्थिति में हमारी प्रतिष्ठा जाएगी। लेकिन अब घर का कोनो कुछ कर लिया, सब मुंडे मतभिन्न, हर आदमी का अपना अपना दिमाग है, कोई खुराफात कर दिया, तो उसका अब ओकरा ले प्रतिष्ठा, इसको प्रतिष्ठा से जोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा से नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भाग जाए, केकरो बेटा बेटी हो, किसी के भी बेटा बेटी के साथ ऐसा हो, अगर वो भाग जाए, तो हम सब गार्जियन से कहना चाहते हैं कि ओकरा फेरा में परवे मत कीजिए। भाग गया तो भाग गया, बात खत्म। आप सोच लिए कि आपको बेटा नहीं था। तो पहली बात, मेरा कहने का मतलब जो युवा जो वीडियो जारी करते हैं, तो क्या युवा को वीडियो जारी करना चाहिए या उसको चुपचाप रह जाना? अच्छा, एक चीज बताइए कि उसमें कई वो ऐसा देखे हैं जब प्रशासनिक पदाधिकारी बन गया हो, डॉक्टर इंजीनियर इस तरह का काम करता हो? एक भी नहीं। ऐसा करता है नहीं। तो जिसके पास में जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हो जाएगा, क्षमतावान व्यक्ति हो जाएगा, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं। ये सब विशुद्ध लुफड़ई है, यह बिल्कुल टोटल लुफड़ई है। ऐसा लहरिया कट वाला सब है, ये सब नैका हिप्पी कट वाला सब जो है, उसी सब का ऐसा धंधा है। और जिसको तनको इस संबंध की जानकारी नहीं है, देखिएगा जितना भागा भागी करता है सब, या तो वो अपने आस पड़ोस के गाँव घर के लड़की के साथ भागता है, चाहे कोनो रिलेशन के लड़की के साथ भागता है, या ऐसा ही करता है, क्योंकि उसके पास में दूसरा कोई मेरिटे नहीं है, वो क्या कर सकता है, और उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं है, रिश्तों की समझ ही नहीं है। तो रिश्ता कदर क्या कीजिएगा? सबसे बड़ा चीज़ है कि माँ बाप जब संस्कार नहीं दे रहा है सही से, तो कहाँ से आएगा? आपकी सबसे बड़ी राजनीति सीख क्या रही? आपकी सबसे बड़ी राजनीति सीख क्या रही? राजनीतिक सीख क्या होगी? हम तो देखिए, ऐसा है कि हम हमेशा निरंतर समाज के क्षेत्र में हम काम करते रहे हैं, शिक्षकों के लिए, शिक्षा के लिए काम करते रहे सब दिन से। तो हमने जो कुछ भी काम किया है, तो हमको क्या सीख मिलना है? हमको न कभी कोई बहुत कुछ पाने की चाहत है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि न कुछ खोने का डर है, ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं कि मेरा कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कुछ प्राप्त करना है, ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। तो आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा? चाहे व्यक्तिगत हो या बचपन का हो या अभी का हो। संघर्ष तो निरंतर संघर्ष से सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? निरंतर संघर्ष ही चल रहा है, अभी भी तुम संघर्ष से कर रहे हैं। कौन चीज़ है? निरंतर जीवन संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष को हमने अपना साथी बना लिया। मैं ट्यूशन पढ़ाने से अपना काम शुरू किया। मैं ट्यूशन भी पढ़ाया हूँ शहर में, ज़मीन पर दरी बिछा के सोया हूँ। मैं यहाँ पर शिक्षा मित्र के रूप में काम किया हूँ। जितना काम हो सकता था मैंने छात्र संगठन में काम किया है, पोस्टर साटने का काम किया है, घर घर रोटी वसूलने का काम किया है। तो जो भी काम हमने किया कभी हमको बुरा ही नहीं लगा। वॉल राइटिंग की है, रात में जग जग करके पोस्टर साटे हैं। तो पोस्टर साटने से ले करके और सदन तक का सफ़र है, तो उस आदमी को क्या है? संघर्ष। उसमें क्या दिक्कत है? मैंने एक पुरानी साइकिल से चलते हुए जो है आज 4 व्हीलर तक है, तो सब चीज़ जो है चल रहा, संघर्ष हो रहा है, उसमें क्या है? हम कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटे। जब कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है, हम उसका मजबूती के साथ सामना करते हैं। अब बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, हमेशा निरंतर संघर्ष है। हमारी अपनी पारिवारिक स्थिति भी ऐसी रहती है, जब कभी कभी अपने भी खाना बनाना पड़ता है, तो भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है। तो किसी चीज़ को हम कभी छोटा समझ में नहीं किए। जब छोटा समझिएगा तब आपको कष्ट होने लगेगा। अच्छा, जो युवा नहीं पढ़े लिखे, मान के चलिए किसी कारण बस पारिवारिक स्थिति की वजह से, तो उनके लिए मान के चला जाए कि बिहार में उद्योग की कमी होने के कारण बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, ऐसा है कि
सब जगह खाली पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? वही तो। कबीर तो कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि हमने कभी कागज कलम छुआ ही नहीं। और जो व्यक्ति कागज कलम को छुआ तक नहीं, उसके विचारों पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। इसलिए प्रतिभा, ज्ञान, यह जो है कागज कलम और ये सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। और जो लोग भी कागजी ज्ञान नहीं रखते हैं, शैक्षणिक ज्ञान नहीं रखते हैं, शब्दों का ज्ञान नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खेती का ज्ञान है ना, खेती करिए मनोयोग के साथ, तराजू लेकर के और तौलने मापने का ज्ञान है ना, ये सब कुछ आदमी कर सकता है। जो व्यक्ति चाह ले और बहुत कुछ कर सकता है। अंगूठा छाप व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, आस पड़ोस में देखा है, जिनको पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं है और वो करोड़ों में खेल रहे हैं। आप सही दिशा में काम करिए, आप गलत काम नहीं करिए, बस इतना ही सा मतलब है। बिहार में उद्योग की कमी और बेरोजगारी समस्या को दोनों कैसे देखते हैं आप? जनसंख्या नियंत्रण पर सबसे पहले करिए। इस देश में सबसे पहले जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि है, तो कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। अच्छा, अभी बताइए, अपने यहाँ आलू का उत्पादन इस बार बहुत बेहतर हुआ। कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है उसमें रखने के लिए? नहीं। पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। तो कहिएगा उद्योग कैसे होगा? बेरोजगारी होगी नहीं। किसान खेती करेगा, उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वो मेहनत कर रहा है और उसकी उत्पादकता है, लेकिन उसको आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा? तो सरकार को बेहतर मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए, अन्य राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए, यहाँ से चीज़ें बाहर में जाएं। दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के अंदर एक मानसिकता में भी बदलाव होना चाहिए कि भाई कोई काम छोटा नहीं है, सब काम को करिए। अभी आज के डेट में आपको खूब बेरोजगारी समझ में आ रही है। लेबर खोजने जाइए तो कहाँ लेबर मिलता है? नहीं मिलता। खेत में काम करने के लिए कहिए तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता। किसान तो बाप बाप कर रहा है। ये जहिया से ये 5 किलो अनाज जो घरे घरे जो बटा रहा है फ्री वाला, किसान तो मर गया। हकीकत है कि नहीं है? जिस जो बुलेट पर लोग बुलेट लेके जाते हैं राशन की दुकान में, जो है फ्रियाही अनाज जो है बुलेट पर लाद के लेकर के जा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो कुछ जो मजबूर लोग थे, कमज़ोर लोग थे, उनको वह ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार इस तरह के ये मुफ्त में ये सब चीज़ें दे करके और इसको आप बर्बाद कर दिए हैं। किसान तो इसी कारण से मर गया। तो आप मान के चलते हैं कि ये जो अनाज 5 किलो दिया जाता है उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद करने के लिए हम कहाँ कर रहे हैं? ज़रूरतमंद सभी को मिलना चाहिए। 5 किलो नहीं, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है, जो घर में अपने अनाज उपजा रहा है, तो उसको काहे अनाज दीजिएगा? कोटा वाला अनाज जाता है, कोटा वाला अनाज जो है जब जाता है घर में, तो कोटा वाला अनाज जो है लेकर के दूसरे के दुकान में जाके बेच लेता है। गोल 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 वही अनाजवा घूमते रहता है। कोटा में आया अनाज, वहाँ से फिर पहुँच गया दुकान, दुकान से फिर पहुँच गया, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होते होते फिर जो है वही गोदाम में पहुँच जाए, फिर गोदाम से आए। तो इस तरीके से चक्र चल रहा है। हाँ, ये गोल 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 मत घुमाइए उसको। ज़रूरतमंद को दीजिए, ज़रूरतमंद को सब चीज़ दीजिए, लेकिन कोठा वाला, बिल्डिंग वाला, सोफा वाला, गाड़ी वाला, कार वाला, सबको नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को मत दीजिए। जो सक्षम लोगों को मत दीजिए। दूसरा, जो नौजवान है, जो मेहनती है, काम करने वाला लोग है, उसको आप काम मुहैया कराइए। मनरेगा की योजना चली थी, फूड फॉर वर्क से शुरू हुआ था, बाद में जो है फूड फॉर वर्क से जो है वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हुआ, अब जी राम जी योजना हो गई। तो ये उसके पहले जवाहर रोजगार योजना चलती थी, है ना? हम लोग बहुत छोटे थे उस समय में, सब था। तो बताइए कि आज के डेट में मनरेगा में कितने लोगों को काम मिल रहा है? काम करने के लिए लोग जा रहा है, काम करना चाहता नहीं है। घर घर में बिजली है, सब घर में पंखा एसी लगा लगा के घर में सोया रहेगा तो काम नहीं करेगा और कहेगा कैसे हो गया? ऐसे थोड़ा होता है। काम करने वाला खूब पैसा कमा रहा है। और मजदूरों का मानना है कि उसमें दिहाड़ी कम है दिन भर का, इसलिए लोग जाते नहीं। तो दिन भर में उसमें दिहाड़ी कम है, तब घरे चुपचाप बैठल रहिए तो आपको पूरा मिल जाएगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर दिहाड़ी मजदूरी कम है, तो मजदूरी कम है तो न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है उसके हिसाब से न्यूनतम मजदूरी आप लीजिए, उसके लिए लड़िए, संघर्ष करिए कि आपको अधिक से अधिक पैसा मिले। लेकिन काम करिएगा तब ना। काम करवे ना करेगा, बस दिन भर जो है खा पी के फ्री में अनाज मिल गया, खा लेना है, पी लेना है, जाके उधर उलट जाना है, सप्ताह में एक दिन जाके कमा लेना है और जाकर उन्हें तारी पी के उलट जाना है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? अब आगे आपका तिरहुत जो क्षेत्र है अपना स्नातक क्षेत्र, इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है अभी आपका?
सबसे बड़ा लक्ष्य, एक लक्ष्य जो ये काम करवा देंगे हम? देखिए हम करवा देंगे, देखिए हम कहें कि हमारी भूमिका वकील की, हमारी भूमिका जज की नहीं। जज की। हम हमेशा सदैव रोटी के सवाल पर जूझते हुए हर व्यक्ति के साथ हम खड़ा होना चाहते हैं। शिक्षित बेरोजगारों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, शिक्षकों के साथ, संविदा कर्मियों के साथ हम एक बेहतर पॉलिसी बनवाना चाहते हैं, जिस पॉलिसी के तहत एक नीति बने कि यदि आपने कोई किसी को बीए पास की डिग्री दे दी है, स्नातक की डिग्री दी है, उसके रोजगार की गारंटी हो जाए। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो पंचायत रोजगार सेवक हों, किसान सलाहकार हों, जितने भी इस तरह के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इन सभी लोगों को सरकारी कर्मी घोषित करके उनको पूरा वेतनमान मिले। मुजफ्फरपुर बिहार की उपराजधानी बने। जब राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम हैं तो डिप्टी सीएम काहेला बना है? जब उनको पटने में रखना है तो डिप्टी सीएम का कौन जरूरत है? वहाँ तो सीएम रहते हैं। सीएम रहते हैं। जब वहाँ पर जब बड़का महादेव बैठल है तो छोटका महादेव की कौन जरूरत है? छोटका महादेव को भेजिए यहाँ पर, हम लोग उनका पूजा करेंगे। मुजफ्फरपुर में जो है उपराजधानी बनाया तो यहाँ एगो डिप्टी सीएम साहब को यहाँ भेज दीजिए। इससे क्या होगा? प्रशासन जो निरंकुश हो गया उस पर अंकुश लगेगा, सब लोग को लगाया जाए, डिप्टी सीएम तक बात पहुँच जाएगी। तो यहाँ बिहार की उपराजधानी मुजफ्फरपुर को घोषित करना चाहिए। इस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है आपका? युवाओं के लिए मैंने वो कहा, बस सभी युवाओं को मैंने कहा कि बस आप अप्पो दीपो भव इस फॉर्मूला पर चलिए। आप आत्मचिंतन करिए और केवल अपने लिए सोचिए। दायां बायां किसी के फेरा में मत पड़िए। कोई आपका सगा नहीं है, जो भी है वो आपको यूज करना चाहता है। आप यूज होने का सामान मत बनिए। और ये किसी फालतू बात में कहीं पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए सोचिए, समय निकालिए और सोचिए कि कहाँ कमी रह गई है, उसको पूरा करिए। जीवन का लक्ष्य तय करिए, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। जो व्यक्ति सोच लेता है, जो ठान लेता है कि हमको यह लक्ष्य प्राप्त करना है, वो प्राप्त कर लेता है। और युवाओं को कभी भी डेविएट नहीं होना चाहिए, कभी विचलित मत होइए। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और डिवोशन होना चाहिए। आप समर्पित भाव से कोई भी काम लक्ष्य लेकर के करिए, सफलता आपको मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, बिहार में अभी जो है बिहार भारत के साथ साथ चर्चा करते हैं। भारत के साथ साथ बिहार हमारा जो है विकसित पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। हम लोग विकासशील में हैं। तो बिहार को विकसित करने के लिए 5 मुख्य बिंदुओं पर किन पे गवर्नमेंट को चर्चा करना चाहिए? देखिए, 5 मुख्य बिंदु आपके तरफ से, 5 चीज़ें ही बोलनी। बिहार जो है ना, ये जितना 5 गो ना 10 गो जितना आपको डाटा बनाना है, आप फार्मूला बनाना वो सब बना लीजिए। ये सब कोनो विकसित नहीं होने देने वाला। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ की पब्लिक है। हाँ, एकदम। आप बताइए कि रोड पर आप चलते हैं, एक अंधा आदमी जा रहा था तो हाथ में लालटेन लिए हुए था, तो दूसरा आदमी आया मेरी तरह का, कहा क्या लालटेन क्यों लिए हुए है? तो कहा जो देखते नहीं वो अंधेरा है। तो कहा कि तो जो अंधा आदमी होगा, अंधेरा हो चाहे उजाला हो, से क्या फर्क पड़ता है? अंधा के लिए तो सब बराबर है, तो तुमको इसे क्या लालटेन से मतलब? कहा कि अपने लिए नहीं ना, जो बाहर से उधर से आने वाला उसके लिए लेके जा रहे हैं कि वो ना के हमको ठोक दे। आप चले हैं विकास के रास्ते पर, नहीं कि हम अच्छा करने के लिए चले हैं। आप 5 को फार्मूला बना लीजिए जी, और आप चलिए बिहार का विकास करने के लिए। आज सब लोग मिल के, पता चला स्कूल की बिल्डिंग बनी या खिड़की नोच के गांव के लोग लेके चले गए। आप विकास कर लीजिए। गांव में जितना रोड है, सरकार तो रोड बना दी, अब सड़क में बहुत विकास हुआ है। सरकार काम की, हम तारीफ करते हैं सरकार की। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो काम किया, कोई नहीं नकार सकता। मैं इस मामले में उनकी प्रशंसा करता हूँ। सड़कें बनी, सड़क बना दिया। गांव के आदमी क्या करता है, जो ऊपर बगल में जाकर जमीन है छांटते रोड के लेके छांट दिया, रोड टूट के गिर गया। करिए बिहार विकसित हो जाएगा। कहिए बिहार विकसित बनेगा? नहीं, कभी नहीं। आप जो है गाड़ी से चल रहे हैं, अब बस एगो लहरिया कटाया, बीच में घुसा दिया, जो है अचानक से रोड क्रॉस कर गया। लोक व्यवहार को सबसे पहले नियंत्रित करना होगा। पहला बात आपको बता रहे हैं, लोक व्यवहार को सबसे पहले नियंत्रित करिए। यहाँ की जनता जो है उसका व्यवहार सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। हम तो विधायक हैं, चलते रहते हैं रात में, हमारे गाड़ी के आगे पीछे नौटंकी करना शुरू कर देता है। आम पब्लिक को तो घेर के मारता होगा सब। तो बताइए कि ये स्थिति है कि जनता जो है किसी मोहल्ला में है, मान लिया कि सरकार कोई भवन बना दी, स्वास्थ्य केंद्र बना दी, विद्यालय बना दी, अब मोहल्ला है, गांव है, अब उसको कोई नोच के ले जा रहा है, पूरे मोहल्ला पर सब पर जुर्माना करना चाहिए, सामूहिक जुर्माना लगाइए। सरकार तो चाहती ही है कि विकास, लेकिन आप उसको होने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे हो जाएगा।
स्कूल में जो विद्यालय शिक्षा समिति बना दी गई, शिक्षा समिति में जितना सदस्य है, कंसेप्ट था उसका कि सरकार कुछ पैसा देगी या शिक्षा समिति के जो लोग हैं ये लोग समाज से कुछ योगदान करके आप देंगे उस विद्यालय में कुछ योगदान, तो सब सहयोग से विद्यालय का विकास होगा। अब जो लोग आए थे विद्यालय का विकास करने के लिए अपन विकास में लग गए, जय मास्टर साहब हमें कमीशन दीजिए, तो हमें कमीशन दीजिए, ला विकास होता। फार्मूला बनाइए, वो फार्मूला चलने देगा आपका? फार्मूला नहीं चलने देगा। सबसे पहले जो है लोक व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए, एक नंबर। दूसरा प्रशासन पर अंकुश होना चाहिए। प्रशासन यहाँ का निरंकुश है। अंकुश निरंकुश का मतलब सर? प्रशासन जैसे मान लिया कि जिसको जो मन है वो कर रहा है। अब मान लिया BDO साहब CO साहब यहाँ पर अपना मनमानी चला रहे हैं। अब आप ही के यहाँ मीनापुर में नगर पंचायत की जो अध्यक्षा हैं वो बराबर उनकी शिकायत रहती है कि वो एग्जीक्यूटिव अफसर उनका बातें नहीं मानता। अब एग्जीक्यूटिव अफसर जो है नगर निगम के चेयरमैन के बातें नहीं मान रहा है। अब बताइए कि वहाँ कौन विकास आप कर लीजिएगा? कोई विकास नहीं। अब ये लेकर के गई शिकायत, मान लिया DM साहब के यहाँ, DM साहब कुछ करवे नहीं किए, क्या निरंकुश नहीं हो गया? निरंकुश हो गया। मान लिया कि CO शोषण कर रहा है, BDO शोषण कर रहा है, थाना शोषण कर रहा है, तो जो शोषण करने वाले जो शोषणकारी पदाधिकारी बने हुए हैं उसको नियंत्रित करना चाहिए। हम तो कहते हैं इन लोगों के लिए करे से करे कानून बनने चाहिए। जो भी ऐसे शोषणकारी ऐसे पदाधिकारी हैं जो जनता को सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये लोग क्या करता है, ये लोग सोच लिया हुआ है। हम एक बार गए भूमि सुधार राजस्व मंत्री जी के यहाँ और जा करके हमने कहा कि देखिए आपका जो है CO ऐसे गड़बड़ करता है, तो कहे कि बिहार के कौन CO है जो पर प्रपत्र गठित नहीं है, ऐसे हमको बताइए। तो सब पर आरोप पत्र गठित होकर के सचिवालय में पड़ा हुआ। वो मंत्री जी ये फेरा में पड़ गए जो केकरा पर कार्रवाई करें, सब पर कार्रवाई कर दे तो विभाग चलेगा कैसे? विभाग चलेगा कैसे? आप समझ रहे हैं? अब हम पिछले दिनों भी बयान दे दिए थे जो सत्य बात थी। विधायक जी कहे घूस नहीं चलेगा। विधायक जी तो चाहे जब सुधार हो जाए, घूस नहीं चलेगा कि CDPO सब जगह घूस लेता है। कौन नहीं जानता कि CDPO पैसा वसूलता है सब सेंटर से सबसे। कल हूँ हम CDPO को पैरवी किए हैं जो कि इस सेंटर किया जा रहा है उससे पैसा वैसा मत लीजिएगा। तो मान लीजिए कि उसमें जो पैसा लेता है वाउचर जमा करना है, विधायक जी कह दिए जो भाई वाउचर जो है वहाँ CDPO के यहाँ पैसा लेता है तो आप जमा नहीं कीजिएगा, हमारे माध्यम से जाएगा। अब लोग घूस के रेट और बढ़ा दिया, कहा कि ज़्यादा ही घूस लेंगे। विधायक जी के कितना औकात है देख लेते हैं। आप सोचिए, तो करिए बिहार का विकास होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्रशासनिक जो है जो निरंकुशता है उसको समाप्त करिए, प्रशासन पर अंकुश होना चाहिए। तीसरी बात, शिक्षा के मामले में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा की नीति लागू करनी चाहिए। जैसे आपने NCERT के बारे में बोला। हाँ, मैंने कहा वो केवल उतना ही नहीं है, उसमें आप सभी के लिए पर्याप्त वर्ग कक्ष दीजिए, समान शिक्षक दीजिए, सारी व्यवस्था दीजिए, समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति लागू करिए। उसके बाद न्यायपालिका में सुधार की ज़बरदस्त ज़रूरत है। अगर इस देश का जज अगर ठीक हो जाए, 80% बीमारी ठीक हो जाए। ये कल जो अपराधी मरा है गोविंद, एकरा पर कितना FIR था? दर्जनों FIR था जी। बिल्कुल। अब छोटका लोग के मारने का नहीं था, बड़का लोग को मारने का इसके ऊपर FIR था। और उसके बावजूद इसको जमानत मिल गई थी। तो कहा जज साहब भेज दिए थे शिव चर्चा करने के लिए, इसको जमानत दिए थे। कैसे जमानत मिलती है? नेक्सस है पुलिस और न्यायपालिका के बीच, और उसी नेक्सस के कारण अपराध होता है। अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को दुरुस्त करिए कि किसी पर भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो अधिकतम 1 साल के अंदर में उसका निपटारा होना चाहिए। इसके लिए जज की संख्या बढ़ाइए। भूमि विवाद के मामले जाते हैं, अब बाबा लड़े तो केस, अब पोता भी वे केस लड़ रहे हैं, अभी ले फैसला नहीं हुआ है। तरी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका को एकदम दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा जरूरी। आप देखिए कैसे व्यवस्था सुधार होती है। न्यायपालिका ठीक हो जाए, कार्यपालिका ठीक हो जाए, लोक व्यवहार नियंत्रित हो जाए, नहीं शिक्षा जो है सबकी शिक्षा और परवरिश के लिए समान हो जाए, वह ये सारी चीज़ें हो जाए तो निश्चित रूप से। और उसके बाद आपको एक चीज़ और करना होगा कि लोग बदनाम कर देते हैं विधायकों को, लोग या विधायिका के लोगों को बदनाम करते हैं। विधायकों की जो स्थिति है वह बहुत ही खराब स्थिति है। हम आपको बता दे रहे हैं, इंटरनल बात बताते हैं। हमको विधायक बनाए थे किस चीज़ के लिए? हमको विधायक बनाए जाकर सदन में आवाज़ उठाएंगे। आप आवाज़ उठाने के लिए हमको बनाए। अब जनता कहती है कि भोज खाने आइए, छठियार में आइए, ब्याह में आइए, एनिवर्सरी में आइए, भूया बाबा के पूजा में आइए, तो ब्रह्म बाबा के पूजा में आइए, है नहीं तो यहाँ आइए तो वहाँ जाइए, नहीं जाइए तो मुँह फुलाती है जनता।
ठीक है। तो दिन भर में हम 300 किलोमीटर चलते हैं। तो 300 किलोमीटर हम जब सुबह से लेकर रात तक चलेंगे तो इसके बाद हमारा दिमाग काम करेगा कि देह काम करेगा कि आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सब चीज़ समझिए, ये सब जनता को के सोच को भी बदलना पड़ेगा। जनता के सोच को भी बदलिए और विधायिका में अच्छे लोगों को चुन करके भेजिए, योग्य लोगों को भेजिए। विधायिका अच्छी हो जाएगी, कार्यपालिका नियंत्रित हो जाए, न्यायपालिका आपकी ठीक हो जाए, लोक व्यवहार नियंत्रित हो जाए और क्वालिटी एजुकेशन हो जाए, समान शिक्षा और समान परवरिश की नीति हो जाए। मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम देश इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़े, आपका देश भी विकसित हो जाए। लोगों को लगता है कि विधायक जी हमारे यहाँ भोज खाने आएंगे ना, एमआरसी साहब भोज खाने आएंगे तो हमारा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। क्या सही प्रतिष्ठा बढ़ता है? इस पर क्या विचार आपका? देखिए, ये प्रतिष्ठा क्या बढ़ना और क्या घटना है भाई? वही विधायक के आप गाली देते हैं कि विधायक चोर है, ओकरे के बुला रहे हैं, तो कहाँ प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा? जब वही विधायक को व सांसद को आप दिन भर गरिया रहे हैं, तैयो बुला रहे हैं अपना दूरा पर, काला बुला रहे हैं? पहले लोग के घरे जो है हाथी घोड़ा जाता था, जो लोग बुलाता था, सक्षम था, तो कोई फंक्शन में शान शौकत दिखाने के लिए। हाथी घोड़ा मिलता नहीं है, अब हाथी घोड़ा की जगह पर विधायक भी आते हैं। तो यही है, लोग के सोच है, सोच को बदलिए। जिसको जिस काम के लिए भेजें, बुलाइए ना कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के। आएंगे कलेक्टर साहब और एसपी साहब? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो अगर भोज खाने लगे ना तो सिस्टम में बढ़ जाएगा। नहीं, दिक्कत इस बात को है सर कि विधायक जी को भी या भी जो भी प्रतिनिधि है उनको जाना मजबूरी है कि उनको वोट बैंक भी देखना है। हम तो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, वो डर से जाते हैं, वोट के डर से। तो वो डर से जाते हैं तो ठीक है, डरवा के भोज खिलाइए। सब विधायक बीमार पड़ गया, सबके बीपी है, शुगर है, भांति की बीमारी हो गया, जबरदस्ती लोग मिठाई खाता है, एक विधायक जी और हमारा तरफ से खा लीजिए, एक और खा लीजिए। तो क्या है, अब विधायक जी की तबीयत हो गई खराब। अब विधायक जी बीमार रहते हैं और बेचारा अपन देह लेके झक रहा है, आपका लड़ाई के लड़ेगा नहीं? तो भाई लोगों को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए। हम इस बात जब अकेले में कहते हैं तो लोग कहता है इसे कैमरा में नहीं बोलिएगा। भाई हम भाई बनावटी आदमी है, नहीं जो है सही बात हकीकत है तो हम कहीं बोलिए। लेकिन ये है कि आप अपने प्रतिनिधि से काम लीजिए, कहिए कि सदन में बात उठाइए, जो समस्या है लिख करके दीजिए। एक और भी हो क्या हुआ है, लोग क्या करता है, फ़ोन लगा के कहेगा कि सर ये काम नहीं हुआ है। भैया फ़ोन इसके लिए नहीं है, फ़ोन आप पूछ लीजिए आप कहाँ हैं, आप मिल करके जाइए। फ़ोने पर कहता लीजिए काम हो जाए, कैसे होगा? आप कुछ रिटर्न फॉर्म में दीजिए, विधायक जी से भी रिटर्न फॉर्म में दिलवाइए। विभिन्न तरह की कमेटी समिति है, उसमें मामले को उठवाइए, आपका काम होगा। सही काम है तो होबे करेगा, गलत काम के लिए पैरवी नहीं कीजिए। लोग अब आएंगे विधायक क्या कहेंगे, जो हमारा नौकरी धरा दीजिए। विधायक के पास नौकरी है जो दे देगा, गलत अपेक्षा भी लोग रख लेते हैं। तो वो सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और विधायक को अपना कोई पावर ऊपर नहीं होता है। विधायक के काम है कानून बनाना, इतने ना काम है विधायक के कि हम कानून बनाने के वाले लोग हैं। अब कानून बनाने वाला लोग जो काम करना है कार्यपालिका को, वो कहता है जी आप कर दीजिए, हम सीईओ हैं जो आपका दाखिल खारिज कर देंगे। तो ये सब चीज़ नहीं ना होगा। आप दीजिए वहाँ पर, नहीं करता है तो उसमें कहिए विधायक जी सभी मुद्दों को उठाएंगे वहाँ पर। अब विधायक जी लोग को कहिए उठाने के लिए, मुखर लोग होना चाहिए सदन में। आप जो भी मामला दीजिए तो उठा। हमको देखें, हम कुत्ता की भी समस्या उठाए, लोग को कुत्ता काट के नोच के मार दिया, वो भी समस्या हम उठाए। हमको लगा कि नहीं ये मानवता का विषय है, इसको उठाना चाहिए, हम उसको उठाए। जाम की समस्या है उसको भी हम उठाते हैं, पुल पुलिया का मामला उसको उठाए, बिजली में का पोल रोड पर है उसको भी उस मामला। डीजे को लेकर के भी डीजे बात कितना लोग मर गया था, डीजे का भी मामला सदन में उठाए। तो बोलिए ना, ये स्नातक के नेता कभी सब चीज़ देखता था। तो हम तो A to Z सब चीज़ को उठा रहे हैं। करना सरकार को है, हमारा काम है सदन के पटल पर रखना, मैं रखता हूँ। आज जैसे जैसे और समय बढ़ेगा आप हमको पूरा कार्यकाल दीजिए, हम थोड़ा निश्चिंत होकर के काम करेंगे। हमको समय दीजिए, आप सब लोग के साथ लेकर के, तमाम अपने चाहने वाले शुभचिंतकों को साथ लेकर के लड़ेंगे लड़ाई। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर मुद्दे पर लड़ाई होगी। ऐसे ही लड़ते लड़ते होता है, एक दिन में कुछ नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं होगा, लड़ते लड़ते बहुत चीज़ होगा, एकदम होगा। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? सबसे ज़्यादा मतलब किस काम को कराने पर से कुछ काम किए आप, उपलब्धि हो गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम काम क्या रहा? हमको सबसे ज़्यादा खुशी होती है बच्चा सबसे मिलके। हमको पढ़ने लिखने वाला लड़का सब मिलता है तो हमको उससे ज़्यादा दुनिया में कोई आनंद हमको नहीं। बच्चों से मिलकर हाँ बिल्कुल, बच्चा सबको देखते हैं कोई अच्छा कर रहा है तो आत्मिक रूप से मुझे बहुत खुशी होती है। उस खुशी की बराबरी हमको कोई खुशी नहीं दे सकती है। मुझे लगता है कि ये नहीं, ये बच्चा हमारा राष्ट्र का कर्णधार है, यही आगे बढ़ेगा, अच्छा करेगा। संस्कारी बच्चा हो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, उसको देख करके उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो छोटे बच्चों के साथ भी खेलता हूँ, कभी कहीं शादी फंक्शन में भी जाता हूँ, छोटा बच्चा मिलता है तो उसको गोद में बिठाकर और उसको अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाता हूँ। मुझे इन चीज़ों में आनंद, मैं सियासत में मुझे कोई आनंद नहीं आता है। सियासत आपने जवाबदेही दी है इसलिए करता हूँ और ये करूँगा। आपकी नज़र में राजनीति क्या है? बाप रे, सल्फास की गोली और चूस कर खाना। एक बार और रिपीट करिएगा। राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? सल्फास की गोली है, चूस कर खाना। चूस कर खाना, हाँ, यानी कि धीरे धीरे मरना।
मरना तो चूसा ही में प्राण निकल जाएगा आपका, तो बाद में मरिएगा। पहले एक बार निगल के नहीं खाना है, चूस कर खाना। मैंने कहा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सियासत में जो है ना यही स्थिति है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है दुनिया का। सबसे इससे बहुत आसान काम है आईएएस बन जाना। आईएएस बन जाना। आपका सबसे प्यारा गाना, जो आपको गाना सबसे मनपसंद लगा हो, जिनमें खूब गाते हो? नहीं देखिए, ऐसा है ऐसे कुछ भी कोई एक गाना जो आपको सबसे देखिए, हम कोई बेहद ऐसा है कि संगीत से मुझे लगाव है, हमारे यहाँ संगीत की कक्षा भी चलती है, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से न कभी संगीत सीखा हूँ न मुझे कोई बहुत जानकारी है उसकी। हम तो ऐसे ही, चूँकि एक शिक्षक होने के नाते कविता कहानी जो है बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, तो उसी में कुछ कुछ पढ़ा दिए, उसी में कुछ कुछ गुनगुना दिए, तो वो सब अपना करते रहते हैं। लेकिन फेवरेट हीरो आप? वो हीरो हीरोइन को तो हम बस दो चार को पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, गोविंदा फेवरेट गोविंदा, और जितनी हीरोइन है सब हमको एक ही सन लगती है, इसलिए हम किसी को कोई हीरोइन के नहीं चिनते। सब हमको ये, हम ना कोई फिल्म कभी देखते हैं, हम फिल्म नहीं देखते। हमसे कुछ क्रिकेट के बारे में पूछेगा वो नहीं बताएगा, हमको खिलाड़ी विलाड़ी को भी नहीं पहचानते। ये सब चीज़ में हमको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। सबसे प्रिय खेल आपका? देखिए, खेल से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से हम कभी खेल के मैदान में नहीं गए। अब हमको लोग ले जाता है क्रिकेट का उद्घाटन कराने के लिए, अब बल्ला पकड़ा देता है, जैसे ही बॉलिंग करता है तो 3 बार आउट हो जाते हैं हम। तो खेल से ज़्यादा लगाव नहीं रहा? देखिए, खेल से बचपन से, चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और बहुत अनुशासन प्रिय लोग थे, इतना अनुशासित रखे कि कभी हमको किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने उलने के लिए कभी हमको इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम कभी इस सब चीज़ में हम लोग नहीं रहे। ट्रस्टेड गॉड, जिसको सबसे ज़्यादा लगाव भगवान से, कौन से भगवान से? भगवान सबका अलग अलग, सब कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई देखिए ऐसा है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, इसलिए ईश्वर एक है और ईश्वर निराकार है। मेरा जिस रूप में आपको जहाँ खोजिए वहीं पर मिलेगा, हम इस रूप में खोजते हैं, ठीक है। आप इस रूप में देखिए, कस्तूरी कुंडल बसै मृग फिरै बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। हर किसी के अंदर परमात्मा का वास है, इसलिए इसको किसी देवी की आकृति में और किसी देवता के आकृति में ऐसा नहीं बांधना चाहिए। हम इस सृष्टि के सभी चर अचर जितने भी चीज़ हैं, तमाम चीज़ों में हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं, हम सभी को प्रणाम करते हैं और सब में ईश्वर के अंश को हम देखते हैं। इसलिए उस रूप में, जिस रूप में आप चाहते हैं उस रूप में मैं किसी को नहीं देखता हूँ। मतलब फेवरेट कोई भगवान इस टाइप से नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, कभी देखें कोई गर्दन में जंतरी मंत्री कुछ नहीं है मेरे पास में, कोई अंगूठी उंगठी सब कुछ नहीं है, हम ये सब चीज़ नहीं रखते हैं। हम ऐसे ही चलते हैं, चलते चलते हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, हंसते खेलते जो ध्यान हो जाए वही ध्यान। मंदिर में भगवान नहीं बैठे हुए हैं, मंदिर में भगवान नहीं बैठे, नहीं। मस्जिद में अल्लाह नहीं बैठे हुए हैं, ऐसा कहाँ नहीं है। कहते हैं कि न मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना बसे कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, आ खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश। इसलिए आप खोजिए, कहाँ नहीं है परमात्मा। तो मान के चलना चाहिए कि युवाओं को, आज के युवाओं को धर्म के आधार पे या भगवान के आधार पे, राजनीति हो चाहे सामाजिक चीज़ हो, उसमें घुल मिल नहीं जाना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? आप जो जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं, उनको राम का रामत्व तो पता है, राम की गरिमा और महिमा पता है? नहीं है। जो नारे तकदीर अल्लाह अकबर करते हैं, उनको मोहम्मद साहब के संदेश मालूम हैं? नहीं। जिसको कुछ भी पता नहीं है वही लोग ये सब काम करते हैं। राम के रामत्व को देखिए, जब आप उनके जीवन को जब आप देखेंगे, तब वृक्षों में रहती एक कला, दो रहती कीट अरीकों में, पक्षी दल में है 3 कला है, 4 कला चौपायों में, 5 से लेकर 8 कला मानव दल में कहलाती है। जब इससे ऊपर होती है अवतार, वही कहलाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जो दशरथ अजीर बिहारी थे, आप खूब जानते हैं उनको, वे तो 12 कला अवतारी थे। इसके बाद जितने भी हुए वे सब अवतार अधूरे थे, पर अपने श्री कृष्णचंद्र 16 कला में पूरे थे। इसलिए आपको भगवान राम 12 कलाओं में निपुण थे। वो 12 कला आपको आई क्या? आपने कभी इस पर विचार किया क्या? आप सोचिए, जो रावण उनकी पत्नी का हरण कर कर ले जाता है, उस रावण की विद्वता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, उसी रावण पर चढ़ाई करनी है, लंका पर विजय प्राप्त करना है, और उसके लिए जो यज्ञ उन्होंने किया, उसमें पंडित किसको बुलाया? रावण को बुलाया।
आप सोचिए, विचार करिए। रामत तो यह होता है कि दुश्मन भी हो और उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर ज्ञान है, तो उसे ले लेना तो उस ज्ञान को प्रणाम करना चाहिए और उस ज्ञान को धारण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्या है, हम तो सुनवे न करेंगे आपका। राम का रामत तो यह है, राम का रामत तो यह नहीं है कि हम अगर मान लिए कि हम अगर सनातन धर्म मानते हैं तो हम दूसरे को गाली देने लग जाएं। दूसरे धर्म में भी जो अच्छाई होगी उसको भी स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई इस्लाम मान रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हिंदुओं को गाली देता चले। उसके अंदर यह होना चाहिए कि मोहम्मद साहब का जो संदेश है उस संदेश को सुने। तो ये चीज़, जिसको धर्म की जानकारी नहीं है वो धर्म जब लेकर के चलेगा तो क्या होगा। मेले में रावण को जलाया जा रहा था, तो रावण काल्पनिक कही है अपनी भाषा में। रावण ने सवाल किया कि वो तो ठीक है कि मुझे जलाया जा रहा है, मैं रावण हूँ, जलाने वाले में कोई राम है क्या। अच्छा ये बताइए कि अब जो है ये वो रावण मर गया, अब रावण की कमी है। दुख मिटा कहाँ इस जगती का, हर पल मामा मृग छलते। नहीं हो रहा है, हर दिन जो हो रहा है हर अपहरण हत्या बलात्कार। दुख मिटा कहाँ इस जगती का, हर पल मामा मृग छलते हैं। सीता का दुख अब कौन हरे, घर घर में रावण पलते हैं। अब कहाँ ढूंढने जाइएगा, किसको खोजना है। सब जगह रावण, हर जगह रावण भरा पड़ा है, उसको कौन मारेगा। रावण जिसको हम जलाते हैं, उस रावण में भी इतनी सुचिता थी कि वह रावण जो है सीता जी को ले गया तो सबसे सुंदर जगह में अशोक वाटिका में उसने रखा। सबसे सुंदर जगह है कि नहीं, अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में रखा। और जो लोग राम के आदर्श की बात करके और लफंगरगिरी करते हैं, कभी सीता से ज्यादती नहीं किया, उसको रिझाने मनाने का प्रयास किया, प्रलोभन दिया सीता को कि तुम जो है लंका की तुम साम्राज्ञी बन जाओगी, तुम महारानी बनोगी, इसलिए तुम मेरे साथ हो जाओ। सीता ने स्वीकार नहीं किया। मंदोदरी ने यह प्रश्न पूछा रावण से कि तुम तो मायावी हो, तो तुम कभी राम का ही स्वरूप क्यों नहीं बना लेते हो। कभी जाओ और खुद को राम की तरह बन जाओ, सीता तुमको स्वीकार कर लेगी। तो रावण ने क्या कहा कि कोशिश तो कई बार किया मैंने मंदोदरी, कई बार हमने कोशिश की कि मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के पास जाऊं और मैं गया भी, लेकिन जैसे ही मैं राम का स्वरूप धारण करता हूं तो दुनिया की तमाम स्त्रियां मुझे माँ के समान लगती हैं। राम का रामत तो यह होता है। राम का रामत तो यह होता है। चलिए क्वेश्चन की समाप्ति की ओर है हम लोग। सबसे लास्ट मैसेज अपने क्षेत्र की युवाओं को क्या देना चाहेंगे आप। मैंने तो कहा पहले ही आपको कहा, इस पर तो मैं कई बार बोल दिया। सभी युवाओं को मैंने तो सबको कहा है कि जितने भी नौजवान हैं इन चीज़ों में मत पड़िए, आप अपने ध्येय पर आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को तय करिए। आपका लक्ष्य खुद आप तय करेंगे। आप में क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है आप समझते हैं, इसलिए आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और कोई विचलन नहीं, इधर उधर की बात में मत पड़िए, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। चलिए साथियों, आज हम अपने क्षेत्र के MLC क्षेत्र यानी कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के MLC साहब बंसीधर ब्रिजवासी के साथ पॉडकास्ट शूट किया। इन्होंने युवाओं के लिए कई बार मैसेज दिया कि आप जो है अपने गोल पे ध्यान दीजिए, यानी कि जो भी आपका गोल एम बनाए हैं उस पे ध्यान दीजिए, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ पे ध्यान दीजिए आप, और तब जा करके आपने जो लक्ष्य बनाया उसको पूरा करिएगा और तब जा करके दुनिया में आपका नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। वो जी फोटो लीजिए।